Hello students, this is our lecture number 3, chapter number 4, determinants. हमने ऑलरेडी जो लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं उनमें 4.2 जो एक्सरसाइज है डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ से रिलेटेड हमने अप्रोक्स 9 प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट किया था। आज हम इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं जिसमें हमें उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ में लेना होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ऐसे हमारा क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट ऑफ x, y, z, a, b, c, then x plus a, y plus b, and z plus c, and now we have to prove it equals to 0। तो इस डिटर्मिनेंट को हमें 0 के इक्वल प्रूव करना है और इस डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो 0 के इक्वल डिटर्मिनेंट बनता कैसे है? 0 के इक्वल बनने के मैंने 3 कंडीशन समझाए थे। कंडीशन नंबर 1, अगर कोई पूरा का पूरा एक कॉलम या पूरा का पूरा एक रो 0 हो जाता है। कंडीशन नंबर 2, कोई दो रो या कॉलम आपस में बिल्कुल इक्वल आ जाते हैं, जैसे यहाँ एक्स वाई जेड आ जाए, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड आ जाए, तो फिर इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू बनेगा 0। कंडीशन नंबर 3, अगर दो रो या दो कॉलम इक्वल नहीं हो लेकिन उनका रेशियो इक्वल हो जाए, जैसे यहाँ एक्स वाई जेड और यहाँ पर के एक्स, के वाई और के जेड, तो इस तरह से अगर रेशियो इक्वल हो जाए तो भी उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहाँ डिटर्मिनेंट को 0 करने के मेरे पास 3 केस है। केस नंबर 1, पूरा कॉलम या पूरा रो 0 बन जाए। केस नंबर 2, दो रो या दो कॉलम के सारे एलिमेंट आपस में इक्वल आ जाए। केस नंबर 3, दो रो या दो कॉलम के जो एलिमेंट है उनका रेशियो इक्वल हो जाए। तो इनमें से कोई सा भी एक मुझे यहाँ पर यूज़ में लेना है, उस तरह से मुझे कन्वर्ट करना है और फिर मैं इसको 0 के इक्वल प्रूव कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसमें सबसे लास्ट वाला आइडेंटिटी यूज़ में लूँगा जो मैंने सबसे लास्ट में सिखाया था। आइडेंटिटीज़ अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इससे जस्ट पहले वाला जो मेरा लेक्चर है उसमें जाकर आप अब जो आइडेंटिटीज़ है उससे कंप्लीट कर सकते हो, उसे प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि उस लेक्चर में मैंने आइडेंटिटीज़ ही समझाई थी। सो यहाँ पर सबसे पहले हम लास्ट वाला जो आइडेंटिटी है उसे काम में लेते हैं, और ये अगर कोई रो या कोई एक सिंगल कॉलम जो है वो दो नंबर्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लिखा होता है तो उसे हम अलग अलग दो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब एक तो डिटर्मिनेंट बनेगा एक्स वाई जेड और ए बी सी, साथ में यहाँ जाएगा एक्स वाई जेड, और प्लस में दूसरे डिटर्मिनेंट में भी एक्स वाई जेड और जो ए बी सी है, ये जो फर्स्ट और सेकंड कॉलम है ये बिल्कुल सेम टू सेम रोल रहेगा, इनका बिल्कुल सेम आएंगे, और थर्ड कॉलम मेरा हो जाएगा ए बी सी। तो एक में तो मैंने एक्स वाई जेड लिख दिया और दूसरे में मैंने ए बी सी, और बाकी के जो दो कॉलम है वो उन दोनों में सेम काम करेंगे। अब इसके अंदर मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो ये कॉलम और ये कॉलम बिल्कुल इक्वल है, तो कॉलम नंबर 1 इक्वल टू कॉलम नंबर 3, और दो कॉलम इक्वल होता है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हो जाता है 0। यहाँ पर अगर मैं ऑब्जर्व करूँगा तो ये कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3, C2 इक्वल्स टू C3, मतलब इसका भी डिटर्मिनेंट वैल्यू बनेगा 0। देन हमें ऐड करना है और इनका जो एडिशन है वो भी हमें लिखना होगा 0। तो ये है डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 करने का तरीका। ओके, देन कुछ और भी क्वेश्चंस हम यहाँ से लेते हैं, क्योंकि आज हम इसके केवल और केवल क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे और ये जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ है उनको यूज़ में लेना सीखेंगे। सो जैसे हमारे पास में क्वेश्चन है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, देन सी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी, एंड नाउ वी हैव टू प्रूव इट इक्वल्स टू 0। तो इसे भी अब हमें 0 के इक्वल प्रूव करना होगा। तो हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, उनको कैसे सूटेबल आइडेंटिटी यहाँ पर काम में लेकर और इसको 0 के इक्वल शो करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी था, मतलब किसी भी रो को हम बदल सकते हैं, किसी भी रो के साथ में हम दूसरी रो का डबल करके, ट्रिपल करके, 4 टाइम करके आपस में ऐड कर सकते हैं, उसी तरह से काम मिलेंगे। जैसे अगर मैं चाहूँ तो इन तीनों को आपस में ऐड करूँगा कॉलम वाइज, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया तो इसमें अगर इन तीनों को ऐड करें तो ए पॉजिटिव नेगेटिव 0, बी पॉजिटिव नेगेटिव 0, सी पॉजिटिव नेगेटिव 0, या फिर अगर मैं रो वाइज ऐड करूँ इस तरह से तो रो वाइज ऐड करने पर भी ये एलिमेंट बन जाएंगे 0। तो मैं यहाँ पर आइडेंटिटी काम में लेता हूँ R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि इन तीनों का एडिशन मैं कहाँ पर रख रहा हूँ, R1 के प्लेस पर रख रहा हूँ, इसलिए इसमें R1 को बदला जाएगा, R2 और R3 को नहीं बदला जाएगा। तो R2 और R3 जैसा है वैसा हम सेम कॉपी कर लेते हैं। तो B माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, एंड सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और अब R1 को बदलते हैं। R1 को कैसे बदलेंगे,
R1 R2 R3 तीनों को ऐड करके। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूँ तो 0, इन तीनों का एडिशन 0 और इन तीनों का एडिशन भी 0। तो पूरा का पूरा एक रो जो है वो पूरा का पूरा 0 हो गया। मतलब अब इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि ये 0 के इक्वल होगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ट्रिक था, थोड़ा सा सोचना था कि हाँ भाई हम इसमें क्या कर सकते हैं जिससे ये 0 बन जाए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 2 3 5 7 8 9 एंड लास्ट है 65 75 एंड 86 और इसको अब हमें करना है 0 के इक्वल। तो इसको अगर हमें 0 के इक्वल प्रूव करना है तो यहाँ पर भी कुछ उन तीनों में से कोई एक सिंगल प्रॉपर्टी को काम में लेना होगा। सो यहाँ पर अगर हम चाहें तो हमारे पास में बहुत सारे चॉइसेस हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। कैसे, देखो ध्यान से देखना। इसका 9 टाइम होता है 63, इसका 9 टाइम होता है 72 और इसका 9 टाइम होता है 81। और उस 9 टाइम के अंदर अगर हम इसको ऐड कर दें 63 + 2 65, 72 + 3 75, 81 + 5 86। तो ये काफ़ी इजीली C3 को कंटेन कर लेगा। तो मैं यहाँ पर इसको अलग अलग ऑप्शन से करके बताता हूँ। ओके, सो पहला जो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी काम में लेना चाहता हूँ वो है C3 टेंड्स टू C3 - 9 टाइम ऑफ C2। इससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देन इसके बाद सेकंड मेरे पास में ये रहेगा C3 टेंड्स टू C3 - 9 टाइम C2 एंड -C1। तो ये मेरे पास सेकंड ऑप्शन है जहाँ से मैं इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट सॉल्व कर सकता हूँ। या तो इस तरीके से कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को, या फिर इस तरीके से। ओके, उसके बाद थर्ड चॉइस। तो मेरा जो थर्ड चॉइस है, थर्ड जो आइडेंटिटी वो है C1 टेंड्स टू C1 + 9 टाइम ऑफ C2। तो ये तीन मेरे पास तरीके हैं जिससे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो इन तीनों तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे पहला है कि C3 में से हम इसका 9 टाइम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं C2 का। ठीक है, जिसको मैं बदलता हूँ उसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। ये रूल मैंने सिखाया था कि अगर मैं C3 को बदल रहा हूँ तो C3 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता मैं किसी से। चाहे मैं C2 और C1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दूँ और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं C3 को बदलने जा रहा हूँ तो C1 C2 सेम लिखेंगे, 2 3 5 7 8 9। अब C3 में से C2 का 9 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसका 9 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 65 में से इसका 9 टाइम 63 सब्ट्रैक्ट होगा 2, 75 में से 8 का 9 टाइम सब्ट्रैक्ट होगा 3, 86 में से 9 जा 81 सब्ट्रैक्ट होगा 5। और अब इसके अंदर मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ C1 = C3 और इसका डिटरमिनेंट वैल्यू लिख दूंगा 0 के इक्वल। या फिर यहाँ से मेरा सेकंड इसको सॉल्व करूँगा तो सेकंड मेरा आइडेंटिटी में काम में लूँगा, इसमें से इसका 9 टाइम और इसको एक साथ में सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर भी हम C3 को बदल रहे हैं तो हम C1 C2 को सेम लिखेंगे। तो C1 C2 सेम आएगा 2 3 5 और 7 8 9। अब हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 65 में से इसका 9 टाइम और इसका सिंगल टाइम। तो इसका 9 टाइम सब्ट्रैक्ट होगा, इसका 9 टाइम होता है 63, इसे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को भी। तो इसमें से 63 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 0। इसमें से इसका 9 टाइम और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहाँ पर भी 0। इसमें से इसका 9 टाइम और इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो बचेगा 0। तो अब कॉलम नंबर जो 3 है वो पूरा का पूरा ही 0 हो गया। और इसका भी अब डिटरमिनेंट वैल्यू हम 0 के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि 0 के इक्वल लिखने के मेरे पास में 3 केस थे। ओके, सो उसमें से ये केस भी था कि अगर पूरा एक रो या पूरा एक कॉलम 0 हो जाता है तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 बन जाता है। ओके, देन उसके बाद में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 से सॉल्व करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारा C1 में हम 9 टाइम ऐड कर देंगे C2 का। तो इसके अंदर हम C2 का 9 टाइम ऐड कर रहे हैं तो एडिशन करेंगे तो यहाँ पर C1 को बदला जा रहा है, C2 और C3 को नहीं बदला जा रहा। तो C2 और C3 जैसा है वैसा ही लिख रहा हूँ मैं, 7 8 9 और यहाँ पर ये रहेगा 65 75 86। अब हम C1 के अंदर इसका 9 टाइम ऐड करते हैं तो उसका 9 टाइम होगा 63, इसमें ऐड करने पर बन जाएगा 65। इसका 9 टाइम होगा 72, इसमें ऐड करने पर बनेगा 75। इसका 9 टाइम होगा 81, इसमें ऐड करने पर बनेगा 86। और फिलहाल हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि C1 = C3 और दो कॉलम अगर इक्वल है तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू बनेगा 0 के इक्वल। ओके, इसके अलावा हमारे पास में इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का फोर्थ मेथड भी है। तो एक क्वेश्चन को करने के देखो कितने सारे मेथड आ गए।
फोर्थ मेथड हमारा है रेशो भी हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? हम यहाँ C3 में से C1 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना किस तरह से ऑब्जर्व करेंगे। C3 को बदल रहा हूँ C3 माइनस C1, तो C1 और C2 को नहीं बदल रहे, तो C1 और C2 जैसा है वैसा ही लिखेंगे, 2 3 5, और यहाँ पर आ जाएगा 7 8 9। अब C3 में से C1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 65 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ बचेगा 63, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा 72, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा 81। और अब मैं इन दोनों को ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि इन दोनों का जो रेशो है वो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि C2 इज 9 टाइम C2 इज इक्वल टू C3। तो C2 का जो 9 टाइम है, इसका 9 टाइम, इन दोनों का रेशो 1:9, 1:9, 1:9। तो इन दोनों का जो रेशो है वो बिल्कुल इक्वल है, इसलिए अब इसको हम डिटर्मिनेंट को 0 कर सकते हैं। तो यहाँ एक नहीं, बहुत सारे मेथड पॉसिबल है जिससे हम इसको 0 बना सकते हैं। तो बात यही आता है कि हमें कौन सी आइडेंटिटी किस वक्त काम में लेनी होती है, ये हमारा केवल ऑब्जर्वेशन हमें बताता है। हम केवल ऑब्जर्व करके ये चीज़ पता कर सकते हैं कि हमें कब कौन सी आइडेंटिटी काम में लेनी है। तो जो भी आइडेंटिटी काम में लेनी है वो ले सकते हैं, बस सूटेबल आइडेंटिटी हमें चाहिए जिससे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ओके, देन नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं। ओके, ये जो डिटर्मिनेंट है इसको फिलहाल तो 0 के इक्वल नहीं करना, इस डिटर्मिनेंट को प्रूव करना है 2 टाइम ABC PQR XYZ। थोड़ा एक बार मैं क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लेता हूँ, उसके बाद में अपन कुछ डिसाइड करेंगे कि हमें करना क्या है। देखो यहाँ पर है B और C, लेकिन क्या चाहिए A। यहाँ A और C है लेकिन चाहिए क्या B। यहाँ पर AB है लेकिन C चाहिए। सिमिलर वे में QR है लेकिन B चाहिए, RP है लेकिन Q चाहिए, PQ है लेकिन R चाहिए। मतलब जो चीज़ इनके पास नहीं है वो चीज़ यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो पहली बात तो सिंपल सी ये है कि जो हमारा ABC वाला कॉलम है वो ABC वाला कॉलम है, PQR वाला कॉलम PQR वाला है, XYZ वाला XYZ वाला है। मतलब ABC और PQR XYZ को आपस में मिक्स नहीं करेंगे, इनको खुद के अंदर ही सॉल्व करेंगे। मतलब मैं कॉलम की तो कोई प्रॉपर्टी काम में नहीं दूंगा, मैं रो की प्रॉपर्टी काम में लेता हूँ। और पहले मैं सबसे पहले इन तीनों को आपस में ऐड कर देता हूँ। तो R1 + 2 यहाँ पर लिखेंगे R1 + R2 + R3। तो R1 R2 R3 तीनों को हम प्लस कर देते हैं और R1 की प्लेस पर लिखेंगे। फिलहाल मैं R1 को बदल रहा हूँ तो इससे R2 और R3 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R2 R3 सेम आएगा। तो C + A R + P Z + X देन A + B P + Q और X + Y। R2 R3 को मैंने सेम लिखा, R1 को बदला जाएगा तीनों को ऐड करके। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 2 टाइम A + B + C। देन अगर इन तीनों को ऐड करें तो ये बनेगा 2 टाइम P + Q + R। और अगर इन तीनों को ऐड करें तो यहाँ बनता है 2 टाइम X + Y + Z। तो ये जो हमारा पहला रो है इसके अंदर से 2 कॉमन आ रहा है। कॉमन आने के लिए रूल मैंने सिखाया था कि किसी एक रो या किसी एक सिंगल कॉलम से भी अगर कॉमन आता है तो उसे लिया जा सकता है। तो इस पहले जो हमारा रो है उसके अंदर से 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर की तरफ बचेगा A + B + C P + Q + R एंड X + Y + Z। और बाकी के दो रो बिल्कुल सेम रहेंगे, C + A R + P Z + X A + B P + Q और X + Y। अब हम हमारा नेक्स्ट आइडेंटिटी काम में लेते हैं, जिससे यहाँ पर A और C है लेकिन मुझे B चाहिए। तो वो कैसे आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा, ताकि A और C तो हट जाएंगे और मेरे पास B बच जाएगा। ऐसे ही इसमें से भी अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो A और B हट जाएंगे, C बचेगा। तो मैं ये दोनों प्रॉपर्टी काम में ले रहा हूँ साथ में। तो R2 को एक तो बदल रहा हूँ मैं R2 - R1, और एक में बदल रहा हूँ R3 को, वो बदल रहा हूँ मैं R3 - R1। तो हम R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और R3 में से भी R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बाहर की तरफ 2 सेम है, क्योंकि मैं R2 और R3 को बदल रहा हूँ तो R1 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R1 सेम लिखेंगे।
ए प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, अब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो नेगेटिव का बी, इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आर और पी हट जाएगा, नेगेटिव का क्यू, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव का वाई, R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए और बी हटेगा, नेगेटिव सी, इसमें सब्ट्रैक्ट करने पर नेगेटिव आर, इसमें सब्ट्रैक्ट करने पर नेगेटिव जेड। तो फिलहाल मेरे पास में बी क्यू वाई सी आर जेड, तो बी क्यू वाई सी आर जेड आ तो गया, बस नेगेटिव हटाना है, तो कोई बात नहीं, नेगेटिव को कॉमन ले लो, तो R2 में से नेगेटिव को कॉमन लूँगा R3 में से, और दो बार नेगेटिव कॉमन आकर बाहर की तरफ अपने आप ही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो बाहर की तरफ अपने आप पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पर हम सेम लिखेंगे 2 टाइम, फिलहाल मैंने नेगेटिव को कॉमन शो नहीं किया है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसे लिखूँगा ए प्लस बी प्लस सी, देन पी प्लस क्यू प्लस आर, और यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, अब इनमें से नेगेटिव को कॉमन लेने पर मेरे पास बचेगा बी क्यू वाई एंड सी आर जेड। लास्ट स्टेप बचा मेरा, लास्ट स्टेप ये है कि यहाँ पर ये दो को रो तो बिल्कुल सेम टू सेम मैच कर दी, यहाँ पर अब ए पी और एक्स बचना चाहिए इनमें से, तो ए पी और एक्स बचाने के लिए यहाँ से बी और सी हटाना पड़ेगा, यहाँ से क्यू और आर, यहाँ से वाई और जेड, तो इसमें से मैं इन दोनों को एक साथ सेपरेट करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एंड माइनस R3, तो R2 और R3 दोनों के एलिमेंट को हम एक साथ सेपरेट करेंगे R1 में से, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा बिल्कुल सेम। अगर इसमें से इन दोनों को हटा दें तो बचेगा A, इसमें से इन दोनों को हटाने पर P, और इसमें से इन दोनों को हटाने पर बचेगा X। और क्योंकि R2 R3 में कोई चेंजेस नहीं थे तो R2 R3 सेम लिखेंगे, B Q Y C R और Z। तो ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड में कन्वर्ट। ओके, सो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को चाहे ऑब्जर्व कर सकते हो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो वीडियो लेक्चर में ये फ़ायदा कि आप किसी भी क्वेश्चन को एक बार फिर से पीछे जाकर और फिर से उस पूरे क्वेश्चन को ढंग से समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 0 नेगेटिव ए बी ए 0 सी एंड माइनस बी माइनस सी एंड 0। इस डिटरमिनेंट को हमें प्रूव करना है 0 के इक्वल। ध्यान से ऑब्जर्व करना, यहाँ पर हमारा ये तीनों के तीनों एलिमेंट 0 है, तो तीनों एलिमेंट 0 थे तो हम चैप्टर नंबर 3 को थोड़ा सा याद करेंगे। ट्रांसपोज में मैंने प्रॉपर्टी सिखाई थी सिमेट्रिक एंड इसक्यू सिमेट्रिक। तो उसमें मैंने बताया था कि इसक्यू सिमेट्रिक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल के तीनों एलिमेंट 0 के इक्वल होते हैं, और जो हमारा मिरर इमेज बनता है उसमें नेगेटिव का फर्क आता है। जैसे इन दोनों में नेगेटिव का फर्क है, इन दोनों में नेगेटिव और इन दोनों में नेगेटिव, मतलब इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और जरूर ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से ही सॉल्व हो सकता है। तो मैंने जब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी सिखाई थी तो उसमें मैंने ये सिखाया था ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज टू द डिटरमिनेंट। ए का चाहे डिटरमिनेंट निकालो या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, बात बराबर होती है। तो कुछ उसी तरीके से मैं सॉल्व करूँगा। मैं पहले सेलेक्ट कर लूँगा कि ये जो मेरा डिटरमिनेंट है ये है ए डिटरमिनेंट, तो ए डिटरमिनेंट है 0 ए माइनस बी, देन माइनस ए 0 माइनस सी एंड बी सी 0। ओके, अब मैं इसके ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर दूंगा। तो अब इसका ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में लिखना है, तो ये बन जाएगा 0 ए माइनस का बी, सेकेंड रो बन जाएगा मेरा सेकेंड कॉलम माइनस ए 0 माइनस सी, और थर्ड जो रो है वो बन जाएगा थर्ड कॉलम, तो बी सी और 0। ओके, तो मैंने ये ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट लिख दिया, क्योंकि ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट है वो ए के डिटरमिनेंट के इक्वल आता है, इसलिए इसके डिटरमिनेंट को ए ट्रांसपोज की जगह मैं ए काम में ले सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी प्रॉपर्टी सिखाया था कि ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट इक्वल होता है। तो ए के ट्रांसपोज की जगह मैंने ए लिख दिया, और फिलहाल मैं नेगेटिव को कॉमन ले रहा हूँ, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी। तो 3 नेगेटिव को बनाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो 3 नेगेटिव कॉमन लेने पर यहाँ से नेगेटिव कॉमन लिया तो बचेगा 0 ए माइनस बी, यहाँ से होगा नेगेटिव ए 0 माइनस सी, इसमें से नेगेटिव कॉमन लेने पर बी सी एंड 0, तीनों नेगेटिव मिलकर नेगेटिव बन जाएंगे, और यहाँ आएगा 0 ए माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी एंड 0। और ये जो है ये तो मेरा क्वेश्चन है, सेम टू सेम देखो, 0 ए माइनस बी 0 ए माइनस बी, माइनस ए 0 माइनस सी माइनस ए 0 माइनस सी, बी सी 0 बी सी 0। तो इसको मैंने क्या मान लिया था, ए डिटरमिनेंट, मतलब इसकी जगह मैं लिख दूंगा ए डिटरमिनेंट, और लेफ्ट हैंड साइड में भी है ए डिटरमिनेंट। इसको अब मैं अगर एक तरफ ट्रांसपोज करूँ तो माइनस का ए डिटरमिनेंट इधर ट्रांसपोज होगा पॉजिटिव में, और ए डिटरमिनेंट से ए होकर बनेगा 2 ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0।
2 अभी मल्टीप्लाई में डिवाइड में इसे ट्रांसपोज करें तो उससे ए का डिटर्मिनेंट ऑटोमेटिकली वो 0 बन जाएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेगेटिव ए स्क्वायर देन बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर देन सी बी ए सी बी सी एंड माइनस सी स्क्वायर और इक्वल में 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसे प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ कॉमन वगैरह के बारे में सोचते हैं कि यहाँ से कुछ कॉमन ले सके। तो यहाँ पर बड़े आसानी से कॉमन आ रहा है, इस पूरे रो के अंदर से ए, यहाँ से बी, यहाँ से सी। चाहो तो कॉलम में से ले लूँ ए बी और यहाँ पर सी। तो फिलहाल तो मैं रो में से कॉमन ले रहा हूँ ए बी और सी। रो में से इस रो में से ए, तो इस रो के अंदर से अगर ए कॉमन आएगा तो बचेगा नेगेटिव ए, यहाँ से ए कॉमन तो बी और यहाँ से सी। यहाँ से बी कॉमन लोगे तो ए नेगेटिव बी और सी, यहाँ से सी कॉमन लोगे तो ए बी और नेगेटिव सी। तो फिलहाल मैंने ये ए बी सी कॉमन ले लिया। एक बार फिर से मेरे पास मौका है ए बी सी को कॉमन लेने का। तो एक बार फिर से अपने कॉलम में से कॉमन लेता हूँ तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन जाएगा और ए को कॉमन लेने पर नेगेटिव 1 1 1, यहाँ पर 1 माइनस 1 1 और यहाँ से 1 1 माइनस 1। ये बन जाएगा हमारे पास। और हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो बन गया। अब केवल 4 को बनाना है और 4 को बनाने के लिए क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी एक सिंगल रो या किसी भी एक सिंगल कॉलम के अंदर मिनिमम 2 एलिमेंट को हम 0 करेंगे और उसके बाद हम उसी रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में उसे ओपन कर लेंगे। जैसे ये इसके अंदर से अगर मैं इसमें इसको प्लस करूं और इसमें इसको प्लस करूं तो उससे 2 एलिमेंट 0 बन जाएंगे। मैं 0 क्यों बना रहा हूँ, ताकि उसके रेस्पेक्ट में ओपन करने में आसानी रहे। जैसे कि हमने 3/3 डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना लेक्चर नंबर 1 में सीखा था, तो उसमें हमने पहले रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड किया था और एक्सपेंड करने पर हमें ये 3 चीज़ें लिखनी पड़ती है। अगर इन 3 नंबर में से 2 नंबर 0 हो जाए तो उसको एक्सपेंड करना कितना आसान होगा, कैलकुलेशन कितनी कम होगी। इसलिए हम यहाँ पर किसी एक सिंगल रो या किसी एक सिंगल कॉलम के अंदर मिनिमम 2 एलिमेंट को 0 करेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आइडेंटिटी काम में लूँगा C2 टेंस टू C2 प्लस C1 एंड C3 टेंस टू C3 प्लस C1। तो C2 के अंदर C1 प्लस करेंगे और C3 के अंदर भी C1 प्लस करेंगे। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सेम आएगा। फिलहाल मैं C2 को बदल रहा हूँ, C3 को बदल रहा हूँ, लेकिन C1 को नहीं। तो C1 सेम आएगा -1 1 1। इसमें इसको ऐड करते हैं 0, इसमें इसको ऐड करेंगे 0, इसमें इसको ऐड करेंगे 2, 1 में इसमें ऐड करते हैं 0, 1 को इसमें ऐड करते हैं 2 और -1 में इसको ऐड करेंगे 0। और फिलहाल तो मेरे पास मैं 3 के रेस्पेक्ट में ओपन कर सकता हूँ। मैं 2 0 बनाने पे जा रहा था लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा 0 बन गए। मैं इसके रेस्पेक्ट में ओपन कर लूँगा, मैं इसके रेस्पेक्ट में ओपन कर लूँगा, मैं इसके रेस्पेक्ट में, किसी के भी रेस्पेक्ट में करूँ। तो मैं तो पहले के रेस्पेक्ट में ओपन करता हूँ। तो यहाँ से लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। पहले के रेस्पेक्ट में अगर मैंने ओपन किया तो मैं यहाँ सबसे पहले लिखूँगा -1। -1 के रेस्पेक्ट में छोटा वाला मायने लेते हैं तो -1 वाला रो और कॉलम हटा दूंगा और अब मेरे पास ये 4 नंबर दिख रहे हैं 0 2 2 एंड 0। आगे लिखेंगे नेगेटिव का 0। तो 0 के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पर कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं है, 0 से मल्टीप्लाई होकर वो 0 बन जाएगा। और फिर तीसरा भी मेरा 0। तो 0 के रेस्पेक्ट में यहाँ पर भी कोई भी नंबर बने हमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे केवल शो करना है क्योंकि मल्टीप्लाई तो उसका वैसे ही 0 हो जाएगा। तो अब केवल इसको ओपन करना बाकी रह गया। तो ये है मेरे पास में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको मैं इस तरफ सॉल्व कर रहा हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ पर अंदर की तरफ होगा मेरे पास नेगेटिव में 1। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई होगा 0, नीचे माइनस, अब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ा 4। तो अभी हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और नेगेटिव वाला अगर -4 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा +4 और ये है इसका सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से करेंगे और वैसे भी हमने टारगेट किया था कि हम किसी भी एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम के अंदर मिनिमम 2 एलिमेंट को 0 बना देंगे। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर 1 1 1 आ गया, 3 एलिमेंट 1 आ गए। तो इसमें 0 करना सबसे आसान होता है। कैसे, अगर हम
यहाँ पर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें और इसमें से भी इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये दो तो ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएंगे। तो a माइनस बी बी माइनस से उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, हम तो पहले जीरो बनाने पे काम करते हैं, क्या पता बाद में जीरो बने या नहीं बने। तो हम यहाँ जीरो बनाने पर काम करेंगे, जीरो बनते ही हम ओपन कर लेंगे और बीच में कुछ अगर कॉमन आता है तो कॉमन लेंगे, उससे कैलकुलेशन हमारी कम होगी। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर रो नंबर 1 को काम में लूँगा R1 माइनस R3 और मैं रो नंबर 2 के लिए भी काम में लूँगा R2 माइनस R3। तो मैं R1 और R2 को बदलने जा रहा हूँ, तो R1 को बदल लूँगा, R2 को बदलूँगा, R3 को नहीं, तो R3 सेम लिखता हूँ 1C और C स्क्वायर। अब R1 में से R3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, A में से माइनस करेंगे A माइनस C, इसमें से माइनस करें तो A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। R2 में से R3 0, इसमें से B माइनस C, इसमें से तो B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। फिलहाल इन दोनों के लिए मैं प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, A प्लस C A माइनस C। तो अभी मैं सेम लिखूँगा 0 0 1 A माइनस C B माइनस C एंड C, यहाँ से A प्लस C इंटू A माइनस C B प्लस C इंटू B माइनस C एंड C स्क्वायर। तो ये जो पहला रो है इस रो के अंदर से A माइनस C आसानी से कॉमन आ रहा है और इस दूसरे रो के अंदर से B माइनस C। तो A माइनस C और B माइनस C को मैं कॉमन लूँगा, क्योंकि अब इसके अंदर दो एलिमेंट जीरो बन गए तो मैं ओपन तो कर सकता हूँ, लेकिन ओपन करने से पहले अगर कुछ कॉमन आ रहा तो बढ़िया है ना, कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी हमारी। तो इसको मैं कॉमन लूँगा, तो यहाँ पर बचेगा 0 1 A प्लस C, देन 0 1 एंड B प्लस C और यहाँ पर 1 C एंड C स्क्वायर। तो फिलहाल अब मैं इसके रेस्पेक्ट में ओपन करूँगा इसे, और ओपन करने के लिए इनका जो पोजीशन है उस पर डिपेंड करेगा ये। सो A माइनस सी B माइनस सी को हम सेम लिखेंगे A माइनस सी इंटू B माइनस सी, और अब इसके रेस्पेक्ट में ओपन करने के लिए जीरो जीरो के साथ तो मैं कुछ भी नहीं लिखने जा रहा हूँ। देखो सीधी सी बात है, क्योंकि जीरो जीरो के साथ मैं अगर छोटे वाले माइनर में बढ़ा भी दूंगा तो जीरो उनसे मल्टीप्लाई होकर जीरो बना देगा। तो मैं अब सीधा सीधा 1 के रेस्पेक्ट में ओपन कर रहा हूँ। 1 का मेरा पोजीशन है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 1 और 3 और 1 को ऐड करूँगा तो एडिशन आ रहा है 4 इवन नंबर है, मतलब 1 के आगे मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो 1 के आगे मैं पॉजिटिव लूँगा। ठीक है, तो 1 वाला रो और 1 वाला कॉलम हटा दो, अंदर वाला माइनर बच जाएगा। तो 1 वाला रो और 1 वाला कॉलम हटा दूंगा तो अंदर का माइनर बचेगा मेरे पास में 1 1 A प्लस C एंड B प्लस C। अब हम इसको ओपन कर दें तो ये रहेगा A माइनस C देन B माइनस C, और यहाँ अंदर की तरफ इसको पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे B प्लस C, बीच में माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो A प्लस C, बीच में नेगेटिव है तो दोनों के सिंबल बदल जाएंगे, इससे ये करिए। तो अब आ गया A माइनस C B माइनस C B माइनस A, ये इसका सॉल्यूशन है। लेकिन हमें अगर ये सॉल्यूशन मैच करवाना है तो फिलहाल इन दोनों में से नेगेटिव को कॉमन लेंगे हम, इसमें से भी इसमें से भी, दोनों नेगेटिव मिलकर अपने आप पॉजिटिव हो ही जाएंगे। तो उससे अब ये A माइनस सी की जगह में लिखूँगा C माइनस ए, यहाँ से B माइनस सी सेम है, और ये जो B माइनस ए है ये बन जाएगा A माइनस बी, क्योंकि इसका नेगेटिव दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव में अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन। मैम कुछ और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, और अब हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से होंगे। तो क्वेश्चन जो डिमांड करेगा उसी तरह से मुझे आंसर देना है। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में एक्स वाई जेड, सेकेंड कॉलम है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, देन वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, और इसके इक्वल में प्रूव करना है एक्स माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। हो सकता है इस क्वेश्चन में मुझे कुछ रफ करना पड़े, इसलिए जितना समझा रहा हूँ उसको एक बार स्टेप बाय स्टेप समझते रहना। सबसे पहला यहाँ से अगर मैं कुछ कॉमन का ढूंढ रहा हूँ तो यहाँ इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ एक्स है ही नहीं, इससे कॉमन तो मैं नहीं ले सकता, कॉमन नहीं ले सकता। यहाँ जीरो बनाना भी बिल्कुल आसान है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर मेरे पास केवल और केवल एक ही चॉइस है, मैं क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से काम करूँ। मुझे क्या चाहिए, एक्स माइनस वाई चाहिए, तो ठीक है एक्स में से वाई को माइनस कर दो, एक्स माइनस वाई आ जाएगा। मतलब सीधा सीधा ये क्लियर हो गया कि मैं R1 को बदलने जा रहा हूँ, और R1 को बदलूंगा मैं R1 माइनस R2 करके, ताकि मेरे पास x माइनस वाई बन जाए। तो x में से x माइनस वाई मुझे अगर चाहिए तो मैं क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से अब चल रहा हूँ, मैं यहाँ कोई प्रॉपर्टी के हिसाब से नहीं चलूँगा। मुझे कोई सपने नहीं आ रहे अब कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, अब मैं आंसर को देखकर आंसर को अचीव करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो x माइनस वाई के लिए मैं काम करूँगा तो R1 माइनस R2 कर दूँगा। तो R1 को हम चेंज कर रहे हैं, R2 R3 को नहीं, तो R2 R3 जैसा है वैसा ही हो। तो वाई स्क्वायर
जेड एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो एक्स माइनस वाई, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो जेड कॉमन आकर अंदर की तरफ बचाएगा वाई माइनस एक्स। फिलहाल मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ है तो वही करने जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर ये कर लेता हूँ, साथ के साथ एक प्रॉपर्टी भी लिख देते हैं ताकि मुझे यहाँ स्पेस मेरे पास कम है तो मैं उसे रफ कम करना पड़े। तो मैं एक्स माइनस वाई तो यहाँ से बना लूँगा, कोई बात नहीं। अब मुझे अगला बनाना वाई माइनस जेड, तो मैं साथ के साथ इसको स्प्लिट करने के साथ साथ इसमें वाई माइनस जेड भी ले लूँगा, मतलब R2 को चेंज करूँगा R2 माइनस R3। तो अब मैं पहला रो सेम लिखूँगा एक्स माइनस वाई, इसको क्योंकि मैं स्प्लिट करने जा रहा था तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यहाँ से हमारा नेगेटिव को कॉमन ले लूँगा तो नेगेटिव जेड इंटू एक्स माइनस वाई, ताकि क्या है कि इसमें से एक्स माइनस वाई को कॉमन लेना आसान रहेगा। फिलहाल मैं R2 को बदलता हूँ R2 माइनस R3, तो ये बनेगा वाई माइनस जेड या वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बनेगा। वही बात है, उसको भी मुझे स्प्लिट करना होगा तो मैं एक साथ ही कर देता हूँ वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड, और इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों में से एक्स कॉमन आ रहा है और एक्स की बजाय नेगेटिव एक्स को कॉमन लूँगा तो अंदर बचेगा जेड माइनस वाई। ओके, R3 सेम लिखेंगे जेड जेड का स्क्वायर एक्स वाई। फिलहाल पहले रो के अंदर से एक्स माइनस वाई, दूसरे रो के अंदर से वाई माइनस जेड कॉमन आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, नेगेटिव में बच जाएगा यहाँ, जैसे मैंने यहाँ ऊपर नेगेटिव लिया तो वैसे यहाँ पर भी ले सकते थे। तो मैं कॉमन लूँगा एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड, तो जितना ये बनता है उतना बनाते जाओ, जब वो बनना बंद हो जाए तो जीरो बना देना। ओके, या फिर उसे ओपन कर लेना। तो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड को कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ पर एक्स प्लस वाई और यहाँ नेगेटिव प्लस जेड, यहाँ से वाई माइनस जेड को कॉमन लेने पर 1, यहाँ पर वाई माइनस जेड को कॉमन लेने पर वाई प्लस जेड और यहाँ पर बचेगा नेगेटिव एक्स। यहाँ से ये सेम रहेगा जेड जेड का स्क्वायर और साथ में एक्स वाई। ठीक है, तो काफ़ी कुछ मैंने एक दो चीज़ तो बना लिया। अब मेरे पास जेड माइनस एक्स बनाना था, तो जेड माइनस एक्स बनाना वैसे तो इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आसान ही है, लेकिन किस तरह से बनाएंगे हम, या फिर हम जीरो बनाने पर काम कर लेते हैं एक बार। इसको जीरो बनाएंगे हम इसमें से इसको जेड टाइम सब्ट्रैक्ट करने पर, और इसमें से डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब दो काम करने जा रहा हूँ मैं, R3 में से R1 का जेड टाइम सब्ट्रैक्ट करूँगा और R2 में से R1 को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो ये दो प्रॉपर्टी मैं काम में लेने जा रहा हूँ। तो इसमें से ये जो मेरे दो स्टेप है मैं इन दोनों को रफ कर रहा हूँ, तो इन दोनों को एक बार फिर से चाहे पीछे की तरफ जाकर और देख सकते हो। तो फिलहाल मैं इन दोनों को रफ करने जा रहा हूँ और अब यहाँ से सॉल्व करूँगा मैं। तो यहाँ से मैं कह रहा था कि R3 टेंस टू R3 माइनस जेड टाइम ऑफ R1 एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R1। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को मैं एक साथ काम में लेता हूँ। एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड बाहर की तरफ ऑलरेडी कॉमन है, तो पहले इसमें से इसका जेड टाइम माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा 0। जेड स्क्वायर में से इसका जेड टाइम माइनस करें, ठीक है, एक बार ऑब्जर्व करते हैं। तो एक्स जेड स्क्वायर के अंदर से हम सब्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं जेड टाइम ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो अब जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई, ओके, जेड को कॉमन ले लेते हैं और जेड को कॉमन लेने पर अंदर बचेगा जेड माइनस एक्स माइनस वाई। तो इसे लिख देंगे हम यहाँ पर जेड इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई। ओके, इसमें से इसका जेड टाइम माइनस करते हैं तो उससे हमारे पास बच जाएगा एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर। ओके, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करें तो ये बन जाएगा 0। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करें तो वाई कटेगा, बचेगा जेड माइनस एक्स। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा और ये भी आएगा जेड माइनस एक्स। पहला तो सेम ही आना है 1 एक्स प्लस वाई माइनस जेड। फिलहाल अगर हम ऑब्जर्व करें तो इस पूरे के अंदर से जेड माइनस एक्स आसानी से कॉमन आ रहा है, तो हम जेड माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे। ओके, सो जेड माइनस एक्स को कॉमन लेंगे तो ये एक्स माइनस वाई माइनस जेड और यहाँ पर आ जाएगा जेड माइनस एक्स और अंदर की तरफ यहाँ बचेगा 1 एक्स प्लस वाई माइनस का जेड। यहाँ से जेड माइनस को कॉमन लिया तो 0 1 1, यहाँ से तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो जैसा है वैसा का वैसा सेम लिख दो और यहाँ रहेगा एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर। ओके, अच्छी बात है, हमने दो 0 बना लिए तो मैं 1 के रेस्पेक्ट में ओपन कर दूँगा। तो इसके रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे हम इसे, तो मैं इस सबसे लास्ट वाले स्टेप को रख कर रहा हूँ। यहाँ जो कॉमन था वो सेम है, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। इन 0 के रेस्पेक्ट में माइनस लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं, शो तो करना है तुम्हें बोर्ड एग्जामिनेशन में। फिलहाल मेरे पास स्पेस नहीं होने की वजह से मैं इन दोनों को शो नहीं करूँगा।
मैं केवल 1 को शो करूँगा, और 1 के रेस्पेक्ट में जो मेरा माइनर आएगा वो इसके दोनों कॉलम को हटाने पर बचेगा यहाँ पर 1 z अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड, और यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको हम ओपन करते हैं तो ये रहेगा एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर, बीच में माइनस, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, तो इसको मैं सेम लिखूँगा, लेकिन बीच में नेगेटिव है तो तीनों के सिंबल चेंज, नेगेटिव में जेड स्क्वायर, प्लस में एक्स जेड और प्लस में वाई जेड, तो अभी जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर ले लिया और जो बच गया वही तो मेरा आंसर है, तो ये इसका राइट हैंड साइड अपने आप डेराइव हो जाएगा। ओके, अब एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं। इसमें हमें प्रूव करना है 5x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिलहाल मैं अगर रो या कॉलम को ऐड करके देखूंगा तो इसमें तीनों को ऐड करने पर 5x प्लस 4 बन रहा है, और बाकी अगर मैं इधर से प्लस करूंगा तो भी 5x प्लस 4 बन रहा है, तो जैसे भी हो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं हम। तो r1 + 2 इसे हम लिखेंगे r1 प्लस r2 प्लस r3, तो मैं r1 के प्लेस पर इन तीनों का एडिशन लिखूंगा, तो यहाँ इन तीनों को ऐड करने पर 5x प्लस 4, यहाँ इन तीनों को ऐड करने पर 5x प्लस 4, और इन तीनों को ऐड करने पर 5x प्लस 4, बाकी दोनों रो सेम रहेंगे, तो यहाँ 2x x प्लस 4 2x देन 2x 2x x प्लस 4। अब इस पूरे रो के अंदर से 5x प्लस 4 कॉमन आ रहा है, तो 5x प्लस 4 कॉमन आने के बाद बचेगा 1 1 एंड 1, यहाँ 2x 2x x प्लस 4 2x 2x x प्लस 4। ओके, अब यहाँ पर बड़े आसानी से मैं जीरो बना सकता हूँ, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, दो जीरो चाहिए, दोनों बहुत आसानी से बनेंगे। तो C3 टेंस टू C3 में से C1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और C2 टेंस टू C2 में से भी हम C1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसे अब सब्ट्रैक्शन करते हैं। 5x प्लस 4 बिल्कुल सेम टू सेम है, डिटरमिनेंट के अंदर ये पहला कॉलम सेम आएगा 1 2x और 2x, यहाँ अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 0, इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा नेगेटिव 4 माइनस एक्स, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करें तो 0, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करने पर 0, देन 2x में से 2x सब्ट्रैक्ट 0, और x प्लस 4 में से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 माइनस एक्स। ओके, दो बार 0 बन गए, तो मतलब पहले रो के रेस्पेक्ट में मैं इसे ओपन कर सकता हूँ, जहाँ इन दोनों एलिमेंट के रेस्पेक्ट में तो मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस अकेले 1 के रेस्पेक्ट में लिखूँगा। तो पहले बाहर जो कॉमन है उससे मैं सेम लिखता हूँ 5x प्लस 4, और 1 के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो 1 का रो और 1 का कॉलम हटा दो, ये मेरा छोटा वाला माइनर बनेगा, तो माइनर बनेगा मेरे पास 4 माइनस एक्स 0 0 एंड 4 माइनस एक्स। इसको जब मैं ओपन करूँगा तो यहाँ 5x प्लस 4 सेम है, और यहाँ ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, बीच में माइनस और फिर 0, तो उसका कोई इशू है नहीं, और ये मेरा बन जाएगा राइट हैंड साइड। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए डिटरमिनेंट्स के रिलेटेड, ये कुछ हमारे आसान क्वेश्चन थे। हम इनसे और ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेंगे अगले लेक्चर में, लेकिन इस तक के लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उसे ध्यान से करना सीख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमारे पास जब ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा तो इतना आसान तो आने वाला है नहीं, इसलिए आसान क्वेश्चन की जो आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टीज़ है उसे अगर ध्यान से करोगे तो ही हम नेक्स्ट लेवल के जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर पाएंगे।